Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Philip Virtual Academy. So today we are going to discuss the learning in the digital age and developing critical, creative and collaborative skills, right? आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि स्टूडेंट्स में जो हम लोग एक चेंज लाने की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड रियलिटीज़ की बेसिस पे हम किस तरह से वो चेंज बच्चों में लेकर आएंगे, इसकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर सकेंगे इस सेशन के एंड पर। ठीक है, कि हम बेसिकली जिन 21st सेंचुरी स्किल्स को इम्प्रोवाइज़ करने की बात कर रहे हैं उनको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एज टीचर्स वी बिलीव दैट एवरी चाइल्ड डिजर्व्स an education that prepares them for life. This education should be built on a foundation of technological skills that will secure our students throughout their lives. There are 4 crucial areas that must be learned and practiced by our children if they are to tackle the rigorous school work that the new common core standards promote. Right? अगर हम बात करें 21st सेंचुरी स्किल्स के हिसाब से, तो बेसिकली 4 बेसिक स्किल्स हैं, कोर स्किल्स हैं, जिनको अगर हम बच्चों में इनकलकेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एज अ फाउंडेशन वर्क करती है बच्चे की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में। राइट? तो आज की पीपीटी में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो स्किल्स हम बच्चों में इंस्टिल कर सकते हैं और बेसिकली वो स्किल्स हैं क्या। राइट? It is through these 21st century skills that our young adults will find the power to be globally competitive in a worldwide workforce and find the ability to face career challenges in an ever-changing world of technology. Right? हमारा जो FEA का कोर मिशन वो यही है कि बच्चों को आने वाले दौर के हिसाब से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के हिसाब से तैयार किया जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। अभी वाले पैराडाइम्स पर अगर बच्चे पढ़ते रहे तो उनका जो है फ्यूचर सिक्योर किसी तरह से भी नहीं है। बहुत ज़्यादा एक जो है कंपटीशन क्रिएट होने के चांसेस हैं, जॉब डेप्रीवेशन के चांसेस हैं। तो हमने अपने बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्नर्स भी बनाना है और हमने उनको इस तरीके से उनकी जो है अपब्रिंगिंग करनी है, उनको इस तरह से नर्चर करना है कि जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं उनके अंदर इंस्टिल की जा सकें और उनको आने वाले पॉसिबल फ्यूचर के लिए तैयार किया जा सके, ताकि उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो वैल्यूबल हो, उनके अपने लिए भी बेनिफिशियल हो और सोसाइटी के लिए भी। तो बेसिकली ये जो 4 स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं जिनको हम 21st सेंचुरी स्किल्स कहते हैं? दीज आर, इनको 4 C's भी कहा जाता है। दीज आर कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, इनको 4 C's भी कहते हैं। अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिल रही है। देखिए, एक बच्चा है, उसके पास डिफरेंट तरह के कह लें कि टूल्स हैं, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कम्युनिकेशन है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, क्रिटिकल थिंकिंग है। तो कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान एज अ होल, उसमें बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो कि कलेक्टिवली उसकी पर्सनालिटी को, उसके एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को, उसके ब्रिलियंस को, उसके इंटेलेक्ट को जो है फॉर्म कर रही होती हैं। राइट? ओके, लर्निंग एंड इनोवेशन स्किल्स की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो लर्निंग और इनोवेशन आर बीइंग रिकग्नाइज्ड एज द स्किल्स दैट सेपरेट स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स लाइफ एंड वर्क एनवायरनमेंट्स इन द 21st century. A focus on collaboration, communication, creativity and critical thinking is essential to prepare students for future. वही बात जो मैंने भी कही कि अगर हम इन 4 स्किल्स में से किसी एक को भी कह लें कि उसमें छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो बच्चे की होलिस्टिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। हो सकता है बच्चा बहुत क्रिटिकल थिंकर हो, बड़ा क्रिएटिव हो, लेकिन अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली वो सोसाइटी में ख़ुद को आउटवर्डली प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। जब वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, सब्सटेंशिएट नहीं कर पाएगा, प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, तो उसकी सारी की सारी कैपेबिलिटी जो है वो वैल्यूलेस होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलैबोरेशन की। दैट इज़, आई मस्ट से, द मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ ऑल। क्योंकि अगर आपको कोलैबोरेट करना नहीं आता तो इट इज़ लाइक अ हैवक। होता क्या है कोलैबोरेशन? इट अकर्स व्हेन 2 or more people work together to accomplish a shared common goal, teaming up to meet that defined goal. आजकल की सोसाइटी में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर 4 लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं
तो चारों डिफरेंट डायमेंशंस में जाना चाहते हैं। एक दूसरे की राय का एहतराम नहीं होता, एक्सेप्टेंस नहीं होती है, और इस वजह से कोलैबोरेशन नहीं होती है, टीम्स डेवलप नहीं करती हैं। तो ये जो कोलैबोरेशन है ये 21st सेंचुरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। हमें अपने बच्चों में ये चीज़ जो है इंस्टिल करनी पड़ेगी अगर उन्होंने फ्यूचर में ग्रो करना है तो। क्योंकि आजकल जो है आपने देखा है इस तरह का दौर है कि हर कोई ये समझता है कि आई एम द सुप्रीम पावर, आई एम द बेस्ट, एंड व्हाट एवर आई एम थिंकिंग इज़ द बेस्ट, व्हाट एल्स पीपल आर थिंकिंग इज़ अ वेस्ट। तो ये जो सोच हमारी अप्रोच है कि मैं आई एम द गुड एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट गुड, ये ना सिर्फ बड़ों में है बल्कि बच्चों में भी है। इस अप्रोच की वजह से हम लोगों के आइडियाज़ को, उनके ओपिनियंस को एहतराम नहीं देते, कंसीडर नहीं करते, हम अच्छे लिसनर नहीं होते, हम लोगों को ऑब्ज़र्व नहीं करते, हम एम्पैथी शो नहीं करते, कंपैशन शो नहीं करते। तो कोलैबोरेशन ना होने की वजह से, क्योंकि याद रखिएगा एक इंसान मिल के जो कर सकता है, एक इंसान जो कर सकता है, 3 इंसान मिल के उससे बहुत 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 ज़्यादा कर सकते हैं अगर वो एक ही डायमेंशन पे सोच रहे हैं, अगर उनके कह लें कि आपस में उनकी एक्सेप्टेंस है, कंपैटिबिलिटी है आपस में। तो कोलैबोरेशन इज़ अ मस्ट। आपने देखा होगा साइंटिस्ट का ग्रुप होता है, आपस में मिलकर रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं। और कोई भी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट देखें आप, जितनी भी बड़ी मूवमेंट्स देख लें दुनिया में, तो एक इंसान नहीं करता, एक टीम होती है हमेशा। जितनी भी बड़ी चीज़ें हुई हैं उनके पीछे एक टीम रही है। वो जो टीम होती है वो कोलैबोरेशन के बगैर नहीं बनती। सो कोलैबोरेशन लिटरली कंसिस्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर विद वन और मोर इंडिविजुअल्स। अगर हम क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें जो असल में आपसे रिलेटेड है, it is to build good team collaboration skills. Students must learn to work effectively with different groups of people, including people from diverse cultures. ठीक है? To be flexible and willing to compromise with the team members to reach a common goal. To demonstrate a responsibility as a team member working towards a shared goal. अब देखें इसमें ये होगा कि अब हमारा जो FA का बेसिक मिशन है, हम एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी डेफिनेटली साथ में कैटर कर रहे हैं, और हमारा जो बेसिक प्राइम फोकस होगा वो ये होगा कि जो हमारे बच्चे हैं वो रिसर्च टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी जो कोलैबोरेशन है, ये जो अपनी सारी 21st सेंचुरी स्किल्स जिनकी बात हम कर रहे हैं उनको इन्हांस कर सकें, राइट। तो उनको इन्हांस करने के लिए ज़रूरी है कि उनको आपस में कोलैबोरेशन करना आता हो, क्योंकि बच्चे रिसर्च कर ही नहीं पाएंगे। अब आप लेट्स से एक टॉपिक उनको देते हैं, एक साइंस टीचर है, उनको कोई भी टॉपिक देता है कि आपके पास ये टॉपिक है, और ग्रुप बना देते हैं। ऑनलाइन आपको पता है इंटरेक्टिव सेशन में भी आप स्प्लिट कर सकते हैं क्लास को, जैसा कि आपको मिसेस अराफात ने बताया अपने सेशन में। तो उनको जब स्प्लिट करते हैं आप, एक लेट्स से आपकी क्लास में 20 बच्चे थे तो आपने उनको 4-4 का ग्रुप बना दिया, 5 ग्रुप्स बना दिए। तो अब वो 4-4 जो मेम्बर्स हैं उनमें आपने डिफरेंट रोल्स दे दिए कि ये जो है ग्रुप लीडर है, ये जो है ये ग्रुप का जो है डेटा मैनेज करेगा, ये जो है ये काम करेगा। तो अब ये होता है कि हर इंसान को डिफरेंट रोल मिल जाता है उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक, और फिर अकॉर्डिंगली वो रिसर्च मिल के कोलैबोरेट करते हैं। तो क्लासरूम सिनेरियो में क्योंकि हमारा FA का जो है बेसिक पर्पस, हमने बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशंस डेवलप करने हैं, उनके साथ उनमें वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है जिसको कह लें कि फॉलो करते हुए वो उन स्किल्स को सीख सकें जो एक नॉर्मल फिज़िकल क्लास में भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन स्कूल हैं, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। हमने बच्चों को उसकी यूटिलाइजेशन सिखानी है, हमने बच्चों का कोलैबोरेशन इन्हांस करना है। अब हम बात करते हैं कॉमन कोलैबोरेटिव एबिलिटीज़ की। Allocating resources and responsibilities ensures that all members of a team can work optimally. ठीक है, इससे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड कर दी कि आप ये काम कर लें, आप ये काम कर लें, आप ये काम कर लें। ठीक है, तो इससे होता है कि पूरी की पूरी टीम ऑप्टिमली काम करती है। हर किसी को आप एक एरिया स्पेसिफाइड दे देते हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ इन अ ग्रुप इन्वॉल्व रैपिडली सजेस्टिंग एंड राइटिंग डाउन आइडियाज़ विदाउट पॉजिंग टू क्रिटिक टू देम। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि आप किसी भी ग्रुप से आपने लेट्स से एक टॉपिक दिया, तो उस टॉपिक को अब जो है आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करें। एक ही थीम से डिफरेंट चीज़ें निकल सकती हैं, क्योंकि जब डिफरेंट दिमाग आपको पता है मिलते हैं, डिफरेंट जहन मिलते हैं, तो बड़े ज़बरदस्त से आइडियाज़ जो हैं जनरेट होते हैं। ये एक टेक्निक यूज़ हो सकती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक होती है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
आपने देखा होगा किसी भी कंपनी में टॉप नॉच अथॉरिटी जब बैठती है, देयर आर सेवरल पीपल ओवर देयर इन अ कमेटी एंड एवरीवन हैज़ टू गिव देयर ओपिनियन एंड एवरीवन हैज़ टू सब्सटेंशिएट देयर आइडियाज़ एंड देन अकॉर्डिंगली दे हैव टू कोलैबोरेट, दे हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर, दे हैव टू लिसन टू ईच अदर। उसके बाद फिर एक फाइनल डिसाइड करते हैं जिसमें मेजॉरिटी जो है वो कंफर्टेबल होती है। उसके बाद है डेलीगेटिंग। डेफिनेटली डेलीगेट करते हैं आप किसी भी ग्रुप के अंदर। ग्रुप बनाने का पर्पज़ ये होता है, अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च भी एक कॉम्प्रिहेंसिव डोमेन है, ठीक है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो अब जो एक ग्रुप आपने बनाया है 4 लोगों का, उसमें आप डिफरेंट टास्क को डिवाइड कर देते हैं। जब डिफरेंट टास्क को डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली उनको आपस में एट द एंड अलाइनमेंट के लिए आपस में कोलैबोरेट करना पड़ता है, एक दूसरे को जो है लीड्स लेनी पड़ती हैं। तो इससे बच्चों के अंदर जो है कोलैबोरेशन इन्हांस होता है। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपने कोलैबोरेशन बच्चों में डालने के लिए आप क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। आप केस स्टडीज़ यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च वर्क यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं ग्रुप्स में। तो और आपको पता है देयर आर सो मेनी थिंग्स पीपल कैन डू, स्टूडेंट्स कैन डू ऑनलाइन। इसमें आप कोई भी टॉपिक दे सकते हैं और बच्चे को कह सकते हैं कि यू हैव टू लेकर आने हैं, आपने रेफरेंसेस जोड़ने हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स स्टूडेंट्स कैन डू इन ग्रुप्स। दे कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर, they can develop the confidence in each other and still they can enjoy each other's company. इससे वो होकर इंडिफरेंट होकर कि कौन किस बैकग्राउंड से है, ठीक है, जो हमारा प्राइम फोकस है। उसके बाद evaluating the products, processes and members of the group provides a clear sense of what is working well and what improvements could be made. ठीक है, अगेन वही डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है कि अगर हम कोई भी लेट्स से एक प्रोजेक्ट है तो उसके ऊपर इवेलुएट कर रहे हैं, मिल बैठ के बात कर रहे हैं, तो एक क्लियर सेंस जनरेट हो रहा है, राइट। उसके बाद है गोल सेटिंग रिक्वायर्स द ग्रुप टू एनालाइज द सिचुएशन, डिसाइड व्हाट आउटकम इज डिज़ायर्ड एंड क्लियरली स्टेट एन अचीवेबल ऑब्जेक्टिव, राइट। तो ये होता है कि अब एक ग्रुप है तो दे ऑल मस्ट बी हीडिंग इनटू वन डायरेक्शन। अब ये नहीं कि हर किसी का विजन, हर किसी का गोल अलग है और हर कोई अपनी ही दौड़ रहा है, इस तरह से भी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती। तो उनका एक गोल सेटिंग होनी चाहिए ताकि वो सिचुएशंस को एनालाइज कर सकें और डेफिनेटली देख सकें कि उनके लिए पॉसिबल सिचुएशन में क्या बेस्ट ऑप्शन है। लीडिंग अ ग्रुप मीन्स क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट इन विच ऑल मेंबर्स कैन कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। ये मैंने बिल्कुल शुरू में बात की थी, जब भी आप कोई ग्रुप बनाते हैं कोलैबोरेशन पर्पज़ के लिए तो आपने ये देखना होता है कि हर इंसान उस ग्रुप में जो है वो अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग। किसी की क्वालिटी होती है कि वो डेटा कलेक्शन अच्छा करता है, किसी की क्वालिटी होती है वो प्रेजेंट अच्छा कर सकता है, किसी की क्वालिटी होती है वो राइटिंग में अच्छा होता है, किसी की होती है वो जर्नलिंग या रिकॉर्ड कीपिंग में अच्छा होता है। तो हर किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उनकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक उनको टास्क असाइन करना। पहले तो एक अच्छा इंस्ट्रक्टर, एक अच्छा टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स जानता है, ठीक है, उनको असेस करता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है उनको रोल्स असाइन करता है। मैनेजिंग टाइम इन्वॉल्व्स मैचिंग अ लिस्ट ऑफ टास्क टू शेड्यूल एंड ट्रैकिंग द प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल्स, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स ये होगा क्योंकि जाहिर है जब 4 लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो दे हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर, दे हैव टू कोऑपरेट, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, कम्पीट भी करेंगे लेकिन हेल्दी वे में, ठीक है, और रिस्पेक्ट देंगे एक दूसरे को। टीम बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे कि पहले भी मैंने आपसे इस चीज़ का जिक्र किया। उसके बाद है जो दूसरा, अब कोलैबोरेशन जो है यहाँ पर वाइंड अप हो गया। अब आपको समझ आ गई कि कोलैबोरेशन होता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको आप किस तरह से अपनी टीचिंग के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल की, जो है कम्युनिकेशन। कोलैबोरेशन सबसे इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसमें आप एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस सीखते हैं, जो सोसाइटी का सबसे बड़ा डायलेमा है। अब जो है कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज़ समहाउ, इसको हम ये नहीं कह सकते कि इस पे सब ख़राब हैं। कम्युनिकेशन में मोस्ट ऑफ द पीपल आर रियली गुड, दे नो दैट हाउ टू कन्वे देयर आइडियाज़, बट येस स्टिल इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड। अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें, पाकिस्तान के यहाँ के स्टूडेंट्स की बात करें, तो ये कम्युनिकेशन का थोड़ा इशू होता है। हमारे जहन में बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं लेकिन हम उनको लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते रिटन वे में या वर्बली या नॉन वर्बली। ओके, रीड अलाउड द फॉलोइंग कलर्स एज फास्ट एज यू कैन। तो आप यहाँ इसको पॉज करके इसको आपने तेज़ तेज़ बोलना है। अब जब आप इसको तेज़ तेज़ बोलेंगे तो यू विल कम टू नो कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। नाउ क्विकली रीड अबाउट द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नॉट द वर्ड्स देमसेल्व्स बट द कलर्स इन विच द वर्ड्स आर शोन। ये भी एक वो है, आप इसको पॉज करें और इसको आपने यू हैव टू रीड अलाउड, ठीक है, जैसा कि आपको
गाइड किया गया है। आपने वर्ड्स को नहीं पढ़ना, लेकिन वो किस कलर में है, जैसे कि पहला जो है वो रेड लिखा हुआ है लेकिन ये ग्रीन कलर में है, तो आपने क्या करना है, कलर्स पढ़ना है। तो पहला क्या है, ग्रीन है। इस तरीके से आपने इसको तेज़ तेज़ पढ़ना है। तो अब देखें आपकी कम्युनिकेशन कितनी इम्प्रूव्ड है। कम्युनिकेशन इज़ एक्सप्रेसिंग थॉट्स क्लियरली, क्रिस्पली, articulating opinions, communicating instructions, motivating others through powerful speech. These skills have always been valued in the workplace and in public life, but in the 21st century, these skills have been transformed and are even more important today. ठीक है, कम्युनिकेशन तब तक इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती जब तक कि आपका मैसेज जो है क्लियर ना हो, क्रिस्प ना हो, आपकी बात को एग्जैक्टली पोर्ट्रे ना कर रहा हो और अगले को एज इट इज़ समझ ना आए। तो हो सकता है कोई इंसान बहुत फ्लुएंट हो लेकिन उसकी बात अगले इंसान के समझ में ना आए। सो दैट इज़ अ थिंग कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसकी इफ़ेक्टिविटी का अंदाज़ा इसी से होता है कि आप कितना क्लियरली ख़ुद को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करूँ, एक कासिम अली शाह हमारे पास हैं, पाकिस्तानी। अब देखिए उनका जो है ही इज़ टू एलोक्वेंट, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए उनकी वोकैबुलरी या उनकी जो ग्रामर है दैट इज़ अनदर स्टोरी। अब कोई भी क्रिटिकल थिंकर देखेगा तो उनमें गलती निकाल सकता है, लेकिन अब बात ये होती है कि कम्युनिकेशन में ही इज़ एक्सीलेंट बिकॉज एवरीथिंग इज़ ट्राइंग टू कन्वे इज़ बीइंग कंसीडर्ड एज इट इज़ बीइंग अंडरस्टूड बाय अस। तो ये होती है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन कि जब अपनी बात को पूरे तरीके से अगले इंसान को आप समझा पाते हैं। ठीक है, अगर हम क्लासरूम सिनेरियो की बात करें तो स्टूडेंट्स कम्युनिकेट डेली बाय टेक्सटिंग एंड पोस्टिंग ऑन फेसबुक पेजेस एंड अदर सोशल मीडिया एवेन्यूज़ टू स्टे इन टच विद फ्रेंड्स. Teachers can help students make the connections between their recreational writing and the kinds of writing they need to become successful beyond the classroom, right? It's important to stay aware of the digital world students live in as we design learning experiences to cultivate important skills. तो क्लासरूम के सिनेरियो में हम बात करें, देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो हम कर सकते हैं बच्चे की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। देखें, एक तो ये कि आपस में उनकी कह लें कि आप एक ग्रुप डिस्कशन करा लें, ये हो सकता है। दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि बच्चा ख़ुद को कन्वे कैसे कर रहा है। अब आप इसमें कोई प्लेटफॉर्म रख सकते हैं जहाँ पे सब बच्चे एक ग्रुप बना सकते हैं, एक चैट रूम बना सकते हैं जहाँ पे बच्चे आपस में बात करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन रियली मैटर्स ना, आप रिटन वे में भी लोगों को कितने अच्छे से बात समझा पाते हैं, तो इट रियली मैटर्स। बच्चा जो है वो किस तरह से बात कर रहा है। चलें अगर हम जूम के उसमें रेफरेंस में बात करें तो उसके जो चैट बॉक्स में बच्चे आपस में किस तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं। कॉमन कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ क्या होती हैं? एनालाइजिंग द सिचुएशन मीन्स थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, पर्पस, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मैसेज। अब ये नहीं कि आपने बोलना शुरू किया तो बोलते ही चले गए, ये सोचे बगैर कि मेरे बोलने का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो पर्पसफुल होनी चाहिए हमारा मैसेज, हमें पता होना चाहिए हम बात क्या करने चाह रहे हैं, हम भेजने वाला कौन है, रिसीव कौन कर रहा है मैसेज, मीडियम क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। चूजिंग अ मीडियम इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू डिलीवर अ मैसेज रेंजिंग फ्रॉम अ फेस टू फेस चैट टू 100 पेज रिपोर्ट। ठीक है, तो इट रियली मैटर्स कि आप किस तरीके से जो है वो मैसेज अपना डिलीवर कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है एक लंबी चौड़ी बात है तो उसको आप आर्टिकल की फॉर्म में लिख देंगे या रिपोर्ट की फॉर्म में लिख देंगे, तो दैट इज़ बेटर, क्योंकि एक इंसान को अगर आप ऐसे ही बताएंगे बम्बार्डमेंट ऑफ आइडियाज़ तो हो सकता है उसको सब कुछ याद ना रहे। इवेल्युएटिंग मैसेजेस मीन्स deciding whether they are correct, complete, reliable, authoritative and up to date, right? इसमें ये होता है कि हम मैसेजेस को कितना अच्छा परसीव कर रहे हैं, इवेलुएट कितना अच्छा कर रहे हैं। फॉलोइंग कन्वेंशंस मीन्स कम्युनिकेटिंग यूजिंग द एक्सपेक्टेड नॉर्म्स ऑफ द मीडियम चूजन, राइट? तो इन चीज़ों के ऊपर, इन पैराडाइम्स के ऊपर हम इसको जो है वो एबिलिटीज़ को जज कर रहे होते हैं। लिसनिंग एक्टिवली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई मस्ट से। कोलैबोरेशन के अंदर भी देखा जाए तो इसका पार्ट है। इट रिक्वायर्स केयरफुली पेइंग अटेंशन, टेकिंग नोट्स, आस्किंग क्वेश्चंस एंड अदरवाइज इंगेजिंग इन द आइडियाज़ बीइंग कम्युनिकेटेड। देखिए याद रखिएगा, लिसनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल ऑन प्लानट। जिस इंसान में इफ़ेक्टिव लिसनिंग डेवलप हो जाए वो इंसान आउटशाइन कर जाता है ऑटोमेटिकली। तो क्योंकि हम जब लोगों को प्रॉपर्ली सुनते नहीं हैं, उनकी बात को प्रॉपर्ली समझते नहीं हैं, तो फिर हम लोग अकॉर्डिंगली डिसीजन नहीं लेते, हम अकॉर्डिंगली कोलैबोरेट नहीं करते, मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं। रीडिंग इज़ डिकोडिंग वर्ड्स एंड इमेजेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर ओरिजिनेटर इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट। वही होता है कि इन बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना आना चाहिए कि कम्युनिकेटर असल में आपको क्या बात बताना चाह रहा है।
उसके बाद आ जाती है स्पीकिंग, दैट इन्वॉल्व यूजिंग स्पोकन वर्ड्स, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड विजुअल एड्स इन ऑर्डर टू कन्वे आइडियाज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बोल के किसी चीज़ को कन्वे कर रहे हैं तो आप कितने ज़्यादा उस चीज़ को लेकर, आपकी टोन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, जेस्चर्स क्या है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, आपकी वर्बल नॉन वर्बल जो है वो क्या है लैंग्वेज। टर्न टेकिंग मीन्स इफेक्टिवली स्विचिंग फ्रॉम रिसीविंग आइडियाज़ टू प्रोवाइडिंग आइडियाज़, बैक एंड फोर्थ बिटवीन दोज इन द कम्युनिकेशन सिचुएशन। आपने देखा होगा ए ग्रुप, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड वन पर्सन इज़ speaking on and the others are listening and they are trying to convey। और अक्सर ये होता है कि किसी को बहुत बोलने का शौक़ होता है तो दूसरों को सुन नहीं रहा होता, और दूसरे जो होते हैं उसको सुन रहे होते हैं, इसलिए नहीं सुन रहे होते कि उनके अपने जहन में भी चल रहा होता है अब हमने क्या जवाब देना है। तो हम भी वी डोंट लिसन फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग बट फॉर द सेक ऑफ रिप्लाइंग। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है कि टर्न टेक, आपकी जो ट्रांजिशन है बहुत स्मूथ होनी चाहिए, बहुत जेन्युइन होनी चाहिए, राइट। जी, तो उसके बाद है यूजिंग टेक्नोलॉजी। इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द एबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस ऑफ एनी टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन फ्रॉम फ़ोन कॉल्स टू ईमेल्स टू इंस्टेंट मैसेजेस, राइट। हम किसी तरह से भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो कह लें कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, दीज कैन बी फ्रॉम फ़ोन कॉल्स टू ईमेल्स टू ई मैसेजेस। हम व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं या हम ईमेल कर रहे हैं या हम नॉर्मल टेक्स्ट कर रहे हैं। सो इट ऑल रियली मैटर्स दैट हाउ आर वी कन्वेइंग आर मैसेज। उसके बाद है राइटिंग। इट इन्वॉल्व्स एनकोडिंग मैसेजेस इनटू वर्ड्स। आप अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, सेंटेंसेस में, पैराग्राफ्स में, for the purpose of communicating to a person who is removed by the distance, time or both। ज़्यादातर हम लिख के कब एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जब कोई इंसान आपसे दूर होता है, ठीक है, किसी भी बेसिस पे, तो आप उसको लिख कर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, हम इसकी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू इफेक्टिवली एनालाइज एंड प्रोसेस द ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन in their lives today. Which information sources are accurate, which ones are not, how can they be used or leveraged effectively. The power of modern media and the ubiquity of communication technologies in all aspects of life make teaching strong communication skills even more important। ठीक है, तो आप इसकी सिग्निफिकेंस को बिल्कुल भी झुटला नहीं सकते। जैसे कि मैंने शुरू में भी बात कही कि आपको कम्युनिकेशन को डेफिनेटली अपने टीचिंग मेथडोलॉजीज़ के अंदर इन्हांस करना है, इंस्टिल करना है, ठीक है। और बच्चों को ये चीज़ें, 3 चीज़ें सिखानी है कि जब भी कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसको 3 कैटेगरीज़ में एनालाइज करें। ये जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं आइदर इट इज़ एक्यूरेट और नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या है, विच वंस आर नॉट, राइट। उसके बाद क्या है, हाउ कैन दे बी यूज्ड और लेवरेज्ड इफ़ेक्टिवली। मतलब हमारी जो बात होनी चाहिए ओवरऑल, इट मस्ट बी पर्पसफुल, इट मस्ट बी कैरिंग क्लियर मैसेजेस, ठीक है, क्लियर कॉनोटेशंस। इसमें हमें क्लियरली कन्वे करना है व्हाट वी रियली वांट टू से। To build effective communication skills, students must learn to communicate using digital media and environments to support personal and group learning. Share information efficiently and effectively using appropriate digital media and environments. Communicate thoughts and ideas clearly and effectively to different audiences using various media and formats। ठीक है, अगर हम डिजिटल मीडिया के उस पर बात करें, क्योंकि हमारा जो स्कूल है FEA वो इसी से रिलेटेड है, तो देयर वुड बी सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे बच्चे आपस में कह लें कि दे वुड बी हैविंग द अपॉर्चुनिटीज़ टू कन्वे देयर आइडियाज़, द इंफॉर्मेशन, द प्रेजेंटेशंस, एंड दे वुड बी एबल टू कम्युनिकेट थॉट्स क्लियरली टू डिफरेंट ऑडियंसेस यूजिंग डिफरेंट मीडिया। इसमें हमारा एक ये भी है कि हम स्किल सेट को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। उसमें हम बच्चों से ब्लॉगिंग भी करवाएंगे, ठीक है, बच्चों से हम व्लॉगिंग भी कराएंगे, राइट। दे वुड बी मेकिंग देयर ओन वीडियोज़, देयर ओन यूट्यूब चैनल्स, जिससे होगा कि उनकी कम्युनिकेशन इनहांस होगी, उनका एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा। तो हम बच्चों को कह लें कि इस तरह से मौजूदा दौर के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनकी लाइफ के अंदर एक वैल्यू ऐड करते हुए, इंटरेस्ट डेवलप करते हुए हम ये चीज़ें इन्हांस करेंगे। These skills are the core of every organization. It is crucial that we as teachers help students build this vital set of 21st century skills. Effective communication skills are important in many walks of life. Today's employers look for individuals with effective communication skills in reading, writing,
speaking and listening, right? After graduation, students will realize that these basic communication skills are essential in attaining their life goals. It is imperative that tomorrow's graduates communicate clearly and effectively in variety of languages. आपने देखा होगा there are so many people who are too good at studies, लेकिन उनको खुद को communicate करना, collaborate करना नहीं आता, तो इसी वजह से वो अपनी लाइफ में काफ़ी पीछे रह जाते हैं. अब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की. अभी तक हमने कोलैबोरेशन पर बात की है, कम्युनिकेशन पर बात की है. अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिएटिविटी पर. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थिंग, यू नो, जो सबसे स्किल है. ऑल्दो कि कोलैबोरेशन बहुत अहम है, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि हमने बच्चे में क्रिएटिविटी कैसे उजागर करनी है. क्योंकि देखिए थॉट्स हैं. अभी तक हमने दो बातें की हैं. एक ही हमने की है कोलैबोरेशन में भी क्या होता है, आप अपने थॉट्स को क्लियरली अगले इंसान को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और उसके आइडियाज़ को जो है वो परसीव कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं. उसके बाद कम्युनिकेशन था, तो उसमें भी यही था कि आप अपने थॉट्स को लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं इफेक्टिवली. अब जब बात करते हैं क्रिएटिविटी की, तो बात है कि देखें थॉट्स जनरेट कहाँ से होंगे. आपकी क्रिएटिविटी, हाउ क्रिएटिव यू आर, द वे यू थिंक इज़ द वे योर क्रिएटिविटी इज़ गोइंग ऑन. तो आप कितना सिस्टमेटिकली सोच रहे हैं, आप कितना ज़्यादा, आपके अंदर कितनी इम्प्रेसिव जो है क्रिएटिविटी चल रही है. तो इट रियली मैटर्स कि आप कितने क्रिएटिव हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा अंदर से क्रिएटिव होंगे, फॉर श्योर आप अपने आप को उतना अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे. सो इट इज़ द ब्रिंगिंग इन टू बींग ऑफ समथिंग विच डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर, either as a product, a process or a thought. Creativity is the ability to produce new, diverse and unique ideas. Think creatively means looking at things from a different perspective and not be restricted by rules, customs or norms. मैंने आपसे जैसे कि बात की कि क्रिएटिविटी जो है हमारा प्राइम फोकस होगा, क्योंकि बच्चों को हमने रिसर्च और हमने इनोवेशन की तरफ लेके जाना है. हम चाहते हैं कि FEA से जो रिलेटेड बच्चे हैं वो अपनी लाइफ में आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स कर सकें, ह्यूमन काइंड के लिए एक कह लें कि कुछ बेनिफिशियल वो कर सकें अपने, क्योंकि ज़ाहिर है अब उनके अंदर क्रिएटिविटी होगी तो वो इनोवेशन लाएंगे. दे विल ब्रिंग समथिंग डिफरेंट दैट यू नो वी रियली नीड. तो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं बेसिकली, या जितने भी राइटर्स होते हैं, इनकी जो है क्रिएटिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड होती है. There are 9 people in this picture. Inspect the picture and see how many can you find. ठीक है, here in this picture. इसको आप पॉज करके देख सकते हैं. If you find 6, you have an ordinary power of observation. If you find 7, you have an above average power of observation. If you find 8, you are very observant. Congratulate yourself. If you find 9, you are extremely observant. You are very intuitive and creative. तो अब यहाँ पर आपने इस तस्वीर को पॉज करना है, इस स्लाइड को पॉज करना है, और आपने यहाँ पर देखना है कि आपको बेसिकली कितने लोग नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर में. इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने ऑब्जर्वेंट हैं. ओके, मेन क्रिएटिव एबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें वही दोबारा ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़, यानी कि आप अपने आइडियाज़ को जो है रैपिडली उसको लिस्टिंग करना जानते हैं. अब जाहिर है आपको पता है रैंडमली आइडियाज़ आते हैं और बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, आपका जहन आपको देता है, तो आप उनको ब्रेनस्टॉर्म करें. ठीक है, क्रिएट करें कुछ उस ब्रेनस्टॉर्म्ड आइडिया के ऊपर, फिर उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन करने की कोशिश करें. अब वो जो डिज़ाइन आपने कर लिया अपनी क्रिएटिविटी का, एक कह लें कि लेट्स से किसी ने एक आर्टिकल लिखा, पहले उसने ब्रेनस्टॉर्म किया आइडियाज़ को, फिर उसने आर्टिकल को लिखा और फिर उसको प्रेजेंट करने के बाद फिर उसने लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए उसको दिया. देखिए हम जितनी भी आर्ट्स, जितना भी आर्ट है, स्टोरी टेलिंग से लेकर इवन जोक्स, सॉन्ग, सिंगिंग जो है, प्लेइंग गेम, एक्टिंग, ये सब के सब जो हैं ये क्रिएटिविटी में आते हैं, राइट. इससे आप लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं, किसी ना किसी तरह से उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं. इमेजिनिंग आइडियाज़ इन्वॉल्व्स रीचिंग इनटू द अननोन एंड इम्पॉसिबल, परहैप्स आइडियली और विद ग्रेट फोकस, एज आइंस्टाइन डिड विद दिस थॉट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. दे इम्प्रोवाइज अ सोल्यूशन टू द सोसाइटी. ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी की बेसिस पे वो कुछ ऐसा वैल्यूबल लेकर आते हैं जिससे सोसाइटी को कोई बेनिफिट होता है. फिर वो इनोवेशन लेकर आते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ, एक नई चीज़ लेकर आते हैं, राइट. किसी को ओवर ट्यून भी कर सकते हैं क्रिएटिविटी से. हो सकता है एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद हो लेकिन उस चीज़ को फ्लिप करके एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं, राइट. जैसे कि पहले हमारे पास जो है एक याहू मैसेंजर था, लेट्स से
तो उस पे जो है पूरी दुनिया जो है सर्च इंजन था, तो उसके ऊपर पूरी दुनिया सर्च करती थी। अब एक चीज़ ऑलरेडी इनोवेटिव उसमें जा चुकी थी, लेकिन उसी चीज़ को गूगल ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। गूगल ने उसी आइडिया को पकड़ा, उसी को के लिए फ्लिपिंग की, उसको ओवर ट्यून किया और उसको बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट वे में प्रेजेंट किया। ये भी क्रिएटिविटी में ही आता है। उसके बाद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू क्रिएटिविटी. It requires using many of the creative abilities listed here to figure out possible solutions and putting one or more of them into action, right? तो आप कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो आपने देखा होगा कि आप पहले बैठ के उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, राइट? कि इस सिचुएशन से मैंने कैसे निकलना है। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहलाती है। और ये भी डेफिनेटली आप किसी भी मसले का जब हल निकाल रहे होते हैं तो बेसिकली यू आर प्लेइंग पार्ट एज एन इनोवेटर. Questioning actively reaches into what is unknown to make it known, seeking information or a new way to do something. What questions arise in your mind, it really matters, the person who you are. आपके जहन में किस किस्म के सवाल आते हैं, आप कितने क्यूरियस हैं किस लेवल पर जाकर, तो इट रियली मैटर्स, आप उतने ज़्यादा ही क्रिएटिव होते हैं, ठीक है? आप लेट्स से आप यूट्यूब पर या अपने गूगल सर्च इंजन पर व्हाट डू यू सर्च, ठीक है? तो आप कितने ज़्यादा डेप्थ में जाके किसी चीज़ को मतलब कंटेम्पलेशन करते हैं, आप सोचते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। लेट्स से एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर हम किसी को माफ़ करें तो क्यों माफ़ करें, ठीक है? इसका क्या फ़ायदा होगा साइंटिफिकली हमारी हेल्थ पर, या इस तरह के सवाल अगर आप कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव, तो इसका मतलब है आपके अंदर क्रिएटिविटी है. एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी इज़ नॉट बीइंग अफ्रेड टू फेल. तो क्रिएटिविटी इज़ अ सुपर पावर जिसमें आप इस चीज़ से डर नहीं रहे होते कि आप जो हैं वो फेल हो जाएंगे, बल्कि आप इसमें इनोवेशन प्ले करते हैं. अब जो नेक्स्ट स्किल है वो है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल. तो अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से बात करें, ये हमारी लास्ट स्किल है 21st सेंचुरी स्किल्स को इम्प्रोवाइज़ करने की. अगर हम बात करें, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इन सब स्किल्स का आपस में लिंक है. जैसा कि मैंने आपको पहले 3 स्किल्स के बारे में बताया कि सबसे पहले हमने कोलैबोरेशन की बात की कि हम एक दूसरे के लिए जो है एक दूसरे की बात को समझते हैं, उसको वैल्यू देते हैं. उसके बाद जो है कम्युनिकेशन, अपनी बात को सेंसिबल वे में कन्वे करते हैं. फिर उसके बाद क्रिएटिविटी, अपनी बात लेकर कहाँ से आते हैं, अपने थॉट्स जनरेट कैसे करते हैं, द वे वी थिंक, क्रिएटिविटी. उसके बाद जो है क्रिटिकल थिंकिंग is focused careful analysis of something to better understand it. When people speak of left brain activity, they are usually referring to a critical thinking, right? अब इसमें ये होता है कि आपके सामने कोई सिचुएशन है, कोई केस है, आप उसको कितना डीपली, कितना ज़्यादा होलिस्टिक वे में देख पा रहे हैं, तो दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल. अगर हम हर चीज़ को ये कहें कि एवरीथिंग इज़ गुड एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ चेंज, तो वही बात है जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी एक सर्च इंजन की कि वो इनोवेशन लेकर आया. तो किस तरह इनोवेशन लेकर आया? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग करके उसके लूप होल्स ढूंढे कि यहाँ काम करने की ज़रूरत है, और फिर उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी की बेसिस पे वहाँ पर वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व किए. अब देखें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के जो होते हैं, सबसे पहले होता है एवेलुएटिंग होता है, यानी आप एवेलुएट करते हैं किसी सिचुएशन को. रीजनिंग करते हैं, आप रीजंस देते हैं कि क्यों अच्छा है या क्यों बुरा है. फिर आप एनालाइज करते हैं, यानी आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि कोई भी आप एक टॉपिक ले लें कि लेट्स से साइंस इज़ अ ब्लेसिंग और कर्स, तो अब इसको एनालाइज करना है स्टेटमेंट को. तो अब आप क्या करेंगे कि इसको डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिफरेंट आप उसमें तोड़ेंगे कि ये अगर ब्लेसिंग है तो क्यों है, कर्स है तो क्यों है, ठीक है? उसके बाद फिर आप डिसीजन मेकिंग करेंगे कि वाकई ये कर्स है या ब्लेसिंग है, ठीक है? और उस डिसीजन को लेते हुए फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आएंगे. तो इसको ये पूरा एक साइकिल है जो कि इस तरह से चलता है कि आप सबसे पहले किसी भी चीज़ को देखते हैं, उस डेफिनेटली आप जब एवेल्यूएट करते हैं तो उसमें आप लूप होल्स देखते हैं. फिर आप उसको रीजनिंग करते हैं क्यों है लूप होल्स. फिर उसको आप एनालाइज करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो सके. और उसके बाद फिर आप डिसीजन लेते हैं कि अच्छा अब मैं ये कर सकता हूँ, ये करने से ये लूप होल कवर हो रहा है, और फिर आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं.
अगर मैं इसकी बात करूं कि FEA में हमारा जो बेस था वो ये क्रिटिकल थिंकिंग था, क्योंकि हमने जो है ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन सिस्टम को जज किया, एवेलुएट किया, उनको हमने उनके लूप होल्स देखे कि वो रोड लर्निंग पैराडाइम्स पे काम कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर सेइंग कि दे आर नॉट डूइंग दैट, लेकिन दे आर स्टिल डूइंग। क्योंकि बच्चे ने जब बुक से देख कर ही आंसर लिखना है, मार्क करके देने टीचर ने, अब बच्चे ने उसी को रटा लगा के जो है फिर उसने कह लें कि पेपर देने हैं और उसी पे असेसमेंट होना है, उसी पे डिग्री मिलनी है, तो दैट इज़ प्योरली रोड लर्निंग ना। तो उसमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बच्चे की क्रिएटिविटी नहीं है, बच्चे की कोलैबोरेशन नहीं है। तो FEA का जो प्योर मकसद है, हमारा ये जो सारे ट्रेनिंग्स का मकसद है, वो यही है कि हम लोग अपने इंस्ट्रक्टर्स को उन्हीं पैराडाइम्स पर ट्रेन करें, ताकि वो जब एक डिजिटल क्लासरूम में जाएं तो वो उन तमाम चीज़ों को सब्सटेंशिएट कर सकें, उन तमाम नीड्स को फुलफ़िल कर सकें जो कि रिक्वायर्ड हैं। So critical thinking is investigating issues that are not always clearly defined and have no clear-cut answers by asking significant questions and exploring different solutions. Critical thinking helps evaluate ideas and add value to them by identifying the most reasonable ones or ones most likely to succeed. तो बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग यही होती है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को आप लेते हैं, उसको जो है आप डीपली एनालाइज करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट्स को देखते हैं कि किस तरीके से हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया। अगर हम इनमें एबिलिटीज़ की बात करें तो कौन कौन सी होती हैं? क्रिटिकल थिंकिंग इज़ फोकस्ड केयरफुल एनालिसिस ऑफ समथिंग टू बेटर अंडरस्टैंड इट। व्हेन पीपल स्पीक ऑफ लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी दे आर यूजुअली रेफरिंग टू क्रिटिकल थिंकिंग। हियर आर सम ऑफ द मेन क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़। नंबर 1, एनालाइजिंग। Analyzing is breaking down something down into parts, examining each part and noting how the part fit together. मैंने आपको जैसे बताया, एनालाइजिंग ये होता है आप किसी भी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं और फिर उसको हर हिस्से को आप डिटेल में पढ़ते हैं, बजाय इसके कि आप एक पूरी चीज़ को एज अ होल पढ़ें, तो उसमें होता है आप डेफिनेटली लूप होल्स रह जाते हैं। जब आप एक ही चीज़ के बहुत सारे हिस्से कर देते हैं तो उसके लिए आपको स्टडी करना आसान हो जाता है। Arguing is using a series of statements connected logically together, backed by evidence to reach a conclusion. ठीक है, आपने देखा होगा जो कह लें कि कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, तो उसमें होता है कि सब मिलकर एक उस पर आते हैं, एक पेज पर आते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल। Classifying is identifying the types or groups of something, showing how each category is distinct from each other. ठीक है, इसमें ये होता है कि आप जो हैं लेट्स से एनालाइजिंग की बात कर रहे थे, तो एनालाइजिंग जब आपने की चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा, अब उन हिस्सों को तोड़ने में आप ये होता है क्लासिफिकेशन भी कर देते हैं कि एक तरह की चीज़ को एक जगह रख लिया, दूसरी तरह की चीज़ को दूसरी जगह रख लिया। अब ये होता है कि एक ही तरह की चीज़ को स्टडी करने के लिए आपको सेम कहने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद होता है कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग। आप चीज़ों को कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि आप दो प्रोडक्ट्स हैं लेट्स से, तो आपने उन दोनों को कंपेयर करना है कि विच वन इज़ बेटर एंड वाई, और विच वन इज़ वर्स्ट और वाई। इस तरह से कंट्रास्ट करते हैं आप, उनके सिमिलैरिटीज़, उनके डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। इसमें आप ट्रेडिशनल वेन डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें अपने लेसन प्लान्स में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आप करेंगे तो बच्चे इस चीज़ को ऑप्ट करेंगे, राइट। डिफ़ाइन करना किसी चीज़ को, कितना आप सब्सटेंशियली किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, क्या कॉनोटेशन है, एग्जाम्पल है, टर्मोलॉजी है, सिनोनिम, एंटोनिम, आप किसी भी चीज़ को कितना कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिफ़ाइन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि रोड लर्निंग सिस्टम में क्या होता है कि बच्चा इज़ स्टक के उसने यही वाली बुक की यही वाली डेफिनेशन फॉलो करनी है, दैट्स नॉट द वे। Basically, a student must be free to find out, sort out the definition of a particular idea or theory or anything, ताकि उस बच्चे के अंदर जो है वो अब जब डिफ़ाइन कर रहा है तो उसको पता हो कि इन ग्राउंड्स पे मैंने किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना है, उसकी डेनोटेशन क्या होनी चाहिए, उसकी कॉनोटेशन क्या होनी चाहिए, उसकी एग्जाम्पल क्या होनी चाहिए। तो वो जब डिफरेंट सोर्सेज से एक चीज़ लेके आएगा तो ही और शी वुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि उसने एक चीज़ को ऑथेंटिकली डिफ़ाइन किया। उसके बाद है डिस्क्राइबिंग। इट इज़ द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द ट्रेट्स ऑफ समथिंग सच एज साइज, शेप, वेट, कलर, यूज, ओरिजिन, वैल्यू, कंडीशन, लोकेशन एंड सो ऑन। ठीक है, आप किसी चीज़ को कितना अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, इट ऑल्सो फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्योंकि आप जितना अच्छा चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपके पास लेट्स से कोई भी एक टॉपिक है, एक रिसर्च है, अब आपने वो रिसर्च कर लिया, अब उसको आपने डिस्क्राइब करना है, लोगों को बताना है उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, उसके एक एक पार्ट के बारे में, क्योंकि अब आपके पास एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, आपने एनालाइज किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया हुआ है। तो नाउ यू कम टू द पीपल with a very wider approach,
और आप उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, तो ये भी इस कैटेगरी में फॉलो। उसके बाद है इवेलुएटिंग, जो कि हमने शुरू में भी बात की। इट इज़ डिसाइडिंग द वर्थ ऑफ समथिंग बाय कंपेयरिंग इट अगेंस्ट एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। ठीक है, हम किसी चीज़ को इवेलुएट करते हैं, जैसे कि मैंने FA की बात की कि हमने जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम को इवेलुएट किया, हमने देखा कि देयर वर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी टर्मिनोलॉजीज दैट वर बीइंग यूटिलाइज्ड, यूज्ड और मैनिपुलेटेड, आई मस्ट से। लेकिन ये होता है कि वो जब इवेलुएट हमने किया, जब हमने उनको उन पैराडाइम्स पे देखा, तो एक्चुअली जो हमारी जो करिकुलम हमारा है, हमारी जो करिकुलम को मैथडोलॉजीज़ हैं, वो सारी जो हैं आपस में लिंक नहीं करती। वहाँ बहुत ज़्यादा लूप होल्स पाए गए, जिसको हमने कवर करने की, अब्रिज करने की कोशिश की। एक्सप्लेनिंग इज़ टेलिंग व्हाट समथिंग इज़ और हाउ इट वर्क्स सो दैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, ये एक्सप्लेनिंग और डिस्क्राइबिंग समहाउ इट इज़ सेम। ठीक है, लेकिन डिस्क्राइबिंग थोड़ा सा ज़्यादा केयरलिंग कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और एक्सप्लेनिंग ये होता है कि आप किसी चीज़ की वर्किंग को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगेन क्रिएटिविटी में भी आती है और क्रिटिकल थिंकिंग में भी आती है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप ये होता है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपने करंट प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ते हैं कि ये क्यों हो रहा है, अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो क्यों आ रहा है जो है वो पूरा एक प्रोसेस है जिसको आप कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और उसके बाद उसका हल कैसे निकालना है, दैट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ क्रिएटिविटी, राइट। ट्रैकिंग कॉज एंड इफेक्ट इज डिटरमाइनिंग व्हाई समथिंग इज हैपनिंग एंड व्हाट रिजल्ट्स फ्रॉम इट। ठीक है, तो अब आप ये भी जो कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि किसी भी चीज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी पर या ओवरऑल, उसको आप डिटरमाइन करें होलिस्टिक ग्राउंड्स पे, इसको भी हम क्रिटिकल थिंकिंग के ज़मन में, कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, राइट। सो क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग इंक्लूडिंग स्किल्स सच एज कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन, सीक्वेंसिंग, कॉज और इफेक्ट, पैटर्निंग, वेबिंग, एनालॉजीज, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, हाइपोथेसाइजिंग एंड क्रिटिकिंग, राइट। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब मिलके आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बूस्ट अप करती हैं। अब जब आपके अंदर ये चीज़ें होंगी तो बच्चों में ऑटोमेटिकली इनकलकेट होंगी, क्योंकि जब आपके लेसन प्लान्स अपनी इन चारों स्किल्स को कह लें कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होंगे, ये सारी की सारी स्किल्स जो हैं इसके अंदर मौजूद होंगी, तो डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉसिबल कि बच्चा जो है वो क्रिटिकल थिंकर नहीं होगा। अगर हम क्लासरूम सिनेरियो में बात करें तो टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इफेक्टिवली इन द क्लासरूम इज़ वाइटल फॉर स्टूडेंट्स। लर्निंग क्रिटिकल थिंकिंग लीड्स स्टूडेंट्स टू डेवलप अदर स्किल्स सच एज हायर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, डीपर एनालिटिक एबिलिटीज़ एंड इम्प्रूव थॉट प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए, एक क्रिटिकल थिंकिंग बहुत सी चीज़ों से लिंक्ड है, बल्कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं लिखा हुआ। देखिए, जब बच्चा क्रिटिकल थिंक करता है, कुछ एवेलुएट करता है, तो उसमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो डेवलप होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है। ठीक है, और ये अब क्रिटिकल थिंकिंग जब बच्चे में आती है तो फिर ऑटोमेटिकली वो किक ऑफ करती है, उसकी क्रिएटिविटी को बूस्ट अप करती है, क्योंकि बच्चा क्रिटिकली चीज़ को देखता है, उसके लूप होल्स देखता है, तो उसके पॉसिबल सोल्यूशन ऑटोमेटिकली उसके जहन में आते हैं, जो कि उसकी क्रिएटिविटी को कह लें कि उसके अराउंड रेजोनेट करता है। उसके साथ साथ जो है डिफरेंट उसके जो है, जब इस चीज़ को वो ग्रिप उसकी आ जाती है तो वो अपने उसको आइडिया को अच्छे वे में कम्युनिकेट भी कर पाएगा और डेफिनेटली एट द एंड कोलैबोरेट भी कर पाएगा। तो ये तमाम स्किल्स आपस में जो हैं वो लिंक्ड हैं। इसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग इज़ क्वाइट कंपैटिबल विद थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, चैलेंजिंग कंसेंसस and pursuing less popular approaches. If anything, critical thinking is an essential part of creativity because we need critical thinking to evaluate and improve our creative ideas. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। ठीक है, अब पूरी दुनिया एक उस पर बात कर रही है, तो अब आपका, क्योंकि आप देखें, अगर आप अपने जहन को चुप कराएं, थोड़ी देर के लिए स्टिलनेस में लेके जाएं और आप चीज़ के बारे में सोचें, तो आपका एक पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर 4 लोग बीच पे बैठे हुए हैं लेट्स से, तो उनका उस सिनेरियो को जज करने का जो जहन में उनकी एक पिक्चर होगी, एक परसेप्शन होगा, इट वुड बी डिफरेंट। तो हर इंसान डिफरेंट है, हर जहन डिफरेंट है। इंडिविजुअलिटी की जो ब्यूटी है वो यही है कि हम क्रिटिकल थिंकर हैं, हम चीज़ों को, हम में से हर कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है, वो कितने ब्यूटीफुली हम देख पाते हैं और कितने अच्छे से उसको कन्वे कर पाते हैं। तो इट रियली मैटर्स, क्योंकि हम जितना ज़्यादा हम अच्छे से चीज़ों को देख पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, उतने ही चांसेस हैं कि हमारी जो क्रिएटिविटी है वो जो है इन्हांस होगी, राइट। तो यही चीज़ हमने अपनी
डे टू डे क्लासरूम्स के अंदर लेकर आनी है। Today's citizens must be active critical thinkers if they are to compare evidence, evaluate competing claims, and make sensible decisions in everyday work. Employees must employ critical thinking to better serve customers, develop better products, and continuously improve themselves with an ever-changing global economy. सबसे प्राइम फोकस हमारा यही है कि जो आजकल का आप डिजिटल वो देख लें कि उसमें हम जब बात कर रहे होते हैं तो हमारे लिए ये स्किल्स जो हैं इंक्लूडिंग क्रिटिकल थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितना कंपटीशन है और उतने ज़्यादा हमारे पास मौके हैं कि हम चीज़ों को इवैल्यूएट करें, एनालाइज करें। जैसा कि अब FBA ने सोसाइटी को नीड को समझते हुए एक प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लिया। इस तरह से आप अपनी कैटेगरी में अपने डोमेन में रहते हुए जो आपकी परसेप्शन के हिसाब से, आपकी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से बेहतर है, यू कैन डू दैट एट अ लिटिल लेवल, एट अ स्मॉलर लेवल। तो इट डज़ नॉट मैटर कि कितने लोगों पर इम्पैक्ट जा रहा है। द थिंग इज़ दैट हाउ कंसर्न यू आर। तो आप डिफरेंस लाना चाह रहे हैं, नहीं लाना चाह रहे, एंड यू कैन ब्रिंग इट ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, creativity and all 21st century skills. Okay, now please note that teaching of collaboration, communication, creativity and critical thinking are not new concepts for educators. In fact, they are the basis of great teaching, and most teachers aspire to teach in a manner that incorporates these strategies. It is clear that the 4 C's need to be fully integrated into classrooms, schools and districts around the country to produce citizens and employees adequately prepared for the 21st century. This is something that we are going to work upon. इन 4 स्किल्स को हमने किस तरह से, इनका मतलब क्या है, इनको हमने किस तरह से इंटीग्रेट करना है। और देखिए अब डेफिनेटली इस 40-50 मिनट के सेशन में आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हर स्पेसिफिकेशन नहीं दी जा सकती कि लेट्स से अगर आप साइंस के टीचर हैं तो आप किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में इन्हांस करेंगे। दिस इज़ समथिंग, ये जो सेशन है इसका मकसद आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी अपनी क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन उसको इन्हांस करना है ताकि आपके अंदर एक अच्छा लर्नर जागे और वो लर्नर जाकर कह लें कि उसको हंट करे सोर्सेज को, बिकॉज आजकल के दौर में एवरीथिंग इज़ फ्री एंड एबंडेंट। ठीक है, अगर हम इंटरनेट के उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड देखें आप किस तरह अपने लेसन प्लान में इनोवेशन ला सकते हैं। क्योंकि जाहिर है अगर हम इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं FA में, अगर हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफाइड बनाएंगे भी इंशाल्लाह ताला, लेकिन हम लोग जाहिर है हम 1000 के 1000 टॉपिक्स को तो एक्सप्लेन नहीं करके देंगे ना आपको कि आपने इस टॉपिक में क्या चीज़ लेकर आनी है। सो दिस इज़ समथिंग, ये ट्रेनिंग्स देने का मकसद ये है कि आप उन्हीं पैराडाइम पर सोचें जिस पर हम लोग सोच रहे हैं। हमें एक पेज पे होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग एक पेज पे नहीं होंगे तो जो चीज़ हम लाना चाह रहे हैं, अगर हमने उन्हीं ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल क्लासरूम्स को डिजिटलाइज कर दिया तो फिर हमें कोई फ़ायदा इस चीज़ का नहीं है। हमारा बेसिक एम FA में जो है एक चेंज लाना है, एक रेवोल्यूशन लाना है, जिसको हम किस तरह से ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से ला सकते हैं। इन चीज़ों को आप डेप्थ में समझें, ठीक है, क्योंकि ये 4 स्किल्स हैं जो 21st सेंचुरी स्किल्स कहलाती हैं। इस पर ऑलरेडी भी हम लोग बात कर चुके हैं और दोबारा इस पूरे के पूरे इसके इम्प्रोवाइजेशन की बात हुई है आज के उसमें। पहले भी एक टचअप मैंने इसका दिया था। अब ये है कि इंटीग्रेटेड स्टडीज़ के हवाले से जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, जो कि इसमें होना था लेकिन क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो गया है तो इंशाल्लाह ताला इट वुड बी प्रोसीडेड टू द पार्ट B ऑनवर्ड्स इन द नेक्स्ट वीक। इस वक्त आपको यहाँ पर दोबारा वही पोस्टर दिख रहा है, ठीक है, एक ही बचा है, इसके पास डिफरेंट टूल्स हैं, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिविटी है, कम्युनिकेशन है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है। तो ये सारी चीज़ें एक होलिस्टिक पैकेज हैं जो हमने एक बच्चे में अपने इंस्ट्रक्टर्स में डेवलप करनी है, ठीक है, उनको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करनी है। थैंक यू फॉर योर टाइम।